पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी, जो एकदम सामान्य व्यक्ति को जानकारी और समझ में आना चाहिए, उससे संबंधित शब्द, फैक्ट क्या होता है, प्रूफ क्या होता है, एविडेंस क्या होती है, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, इस बारे में बताने जा रहा हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट में साक्ष्य का अर्थ है बहस को छोड़कर वे सभी विधिक साधन जो किसी तथ्य को प्रूव या डिसप्रूव करते हैं। ये टेलर ने डेफिनेशन दी थी। इसके अलावा कोई भी तथ्य जिसमें प्रमाण देने की शक्ति होती है वो साक्ष्य कहलाता है, ये सामंत के अनुसार। इसी प्रकार साक्ष्य से अभिप्राय उन समस्त विधिक तथ्यों से है जिनके द्वारा किसी तथ्य को प्रूव या डिसप्रूव करने का प्रयास किया जाता है। यह ऑसबर्न डिक्शनरी में डिफाइन किया गया है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक ऐसा प्रोसीजरल लॉ है, विषय है, जो साक्ष्य न्यायालय के समक्ष शपथ पर ऑन ओथ, ओरल एविडेंस या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दी जाती है, जिससे किसी भी मामले में कोई भी तथ्य या जो फैक्ट इन इश्यू होते हैं, विवाद के कारण बनते हैं, एक पक्ष उसको एसर्ट करता है, दूसरा पक्ष उसको डिनाई करता है, और उसी साक्ष्य के आधार पर न्यायालय का न्यायाधीश मामले में अपने निष्कर्ष निकालता है, या मजिस्ट्रेट जो भी होता है। तो इसमें फैक्ट, प्रूफ ऑफ एविडेंस बहुत छोटे छोटे शब्द हैं। इनमें मोस्टली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और इसके लिए तथ्य से ऐसी कोई बात जो इंद्रियों या के द्वारा बोधगम्य हो, वाट एवर परसीव्ड बाय दी सेंसेस। जैसे किसी एग्जाम की कोई व्यक्ति तैयारी कर रहा है, ये एक तथ्य है। मेरे वीडियो को आप YouTube पर सुन रहे हैं, ये एक तथ्य है। अमुक स्थान पर अमुक क्रम में कोई वस्तु व्यवस्थित है, जैसा कि एविडेंस एक्ट में कहा गया है। तो ये मुझे अभी आप देख रहे हैं, कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, परसीव्ड बाय द सेंसेस, जिसे समझा जाए, महसूस किया जाए। किसी भी व्यक्ति की एक अमुक ख्याति है, ये मानसिक दशा है जिसे छूकर, सूंघकर, सुनकर महसूस नहीं किया जा सकता है। इसको साइकोलॉजिकल फैक्ट्स भी कहते हैं। तो किसी भी एविडेंस को या साक्ष्य को न्यायालय के समक्ष कब ग्राह्य किया जाएगा, जो डिस्प्यूटेड या फैक्ट इन इश्यू से संबंधित है, विवाद्यक बिंदु है। और इसमें 2-3 टर्मिनोलॉजी और आगे मैं आपको बताऊंगा जो कनेक्टेड होती हैं, जैसे रेलिवेंट फैक्ट्स, अर्थात सुसंगत तथ्य। मामले में केवल फैक्ट इन इश्यू या रेलिवेंट फैक्ट्स ही लिए जाएंगे। इनकंसिस्टेंट या इररेलिवेंट फैक्ट्स को न्यायालय नहीं देखेगा। फैक्ट इन इश्यू या विवाद का जो विषय है और जो वस्तु स्थिति से जुड़ा हुआ है तथा मामले से सुसंगत है, उसी पर न्यायालय विचार करेगा। रेलिवेंट का अर्थ है सुसंगत बातें जो कोर्ट ऑफ लॉ में किसी भी पक्षकार द्वारा अपना मामला प्रमाणित करने के लिए रखी जाती है, और यही जब न्यायालय के समक्ष बातें रख दी जाती हैं तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में एक प्रूफ या प्रमाण का विषय बन जाता है। इसी प्रकार कोर्ट जब इन साक्ष्यों को, ओरल या डॉक्यूमेंट्री को जब कंसिडरेशन में लेता है, विचार में लेता है कोर्ट ऑफ लॉ में, तो वो साक्ष्य के रूप में या एविडेंस के रूप में होता है। फैक्ट न्यायालय के समक्ष रखे जाते हैं, फैक्ट प्रूफ बन जाता है। जब न्यायालय उसे कंसिडरेशन में ले लेता है तो वही एविडेंस के रूप में, साक्ष्य के रूप में पढ़ा जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। कोर्ट न्यायालय के मामले में कोई भी जो मामला पेंडिंग है, सिविल हो, क्रिमिनल हो, मामले के विनिश्चय या निर्णय तक पहुंचने के लिए जो भी तथ्य उसे निर्णय तक पहुंचने में सहायक होते हैं, वे रेलिवेंट फैक्ट्स रहते हैं। सेक्शन 5 में इस तरह के फैक्ट इन इश्यूज बदलाए गए, और धारा 6 से 55 तक कौन कौन से फैक्ट रेलिवेंट होंगे इंडियन एविडेंस एक्ट में, उन्हें बदलाया गया। रेलिवेंट का अर्थ है सुसंगत साक्ष्य, जबकि इररेलिवेंट का अर्थ है विसंगत साक्ष्य, और इनकंसिस्टेंट का अर्थ है असंगत साक्ष्य। रेलिवेंट का अर्थ है जुड़े हुए तथ्य, जो एक बात दूसरे बात से संबंधित हो, जुड़ी हुई हो, उसको रेलिवेंट या सुसंगत तथ्य कहा जाता है। जबकि इररेलिवेंट जिसका मामले से कोई लेना देना नहीं है, और असंगत है। पहले जैसे किसी व्यक्ति ने कोई मोबाइल चुराया, बोले कई लोगों के मोबाइल उस व्यक्ति द्वारा चुराए गए थे, इस मामले में ये तथ्य सुसंगत नहीं होगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति द्वारा अन्यों के मोबाइल चुराए गए, ये तथ्य सिद्ध करने के लिए कि अमुक व्यक्ति का उसने मोबाइल चुराया, ये तथ्य इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। अब और इररेलिवेंट भी होगा। दूसरा, इनकंसिस्टेंट का अर्थ है जहां सेक्शन 11 में ये इनकंसिस्टेंट वाले जो भी
तथ्य होते हैं फैक्ट एंड इश्यू से संबंधित, वो उनके एग्जिस्टेंट या नॉन एग्जिस्टेंट को वो प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल बना देते हैं। तो इस प्रकार डिस्प्यूटेड जो भी फैक्ट्स हैं उनके बारे में एक पक्ष असर्ट करेगा, दूसरा पक्ष उसको डिनाइल करेगा, और रेलिवेंट फैक्ट्स कोर्ट्स या न्यायालय के समक्ष दिए जाते हैं। इन्हीं पर न्यायालय भरोसा करके किसी भी निष्कर्ष पर निर्णय तक पहुंचता है। तो इस प्रकार रेलिवेंसी के प्रश्न पर कोर्ट में डिसाइड होने के लिए जब कभी कोई आपत्ति आती है और न्यायालय के समक्ष वो प्रश्न पूछा जा सकता है तो न्यायालय उसको ओवर रूल्ड कर देता है, जबकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं पूछा जा सकता तो न्यायालय उसे ऑब्जेक्शन को सस्टेन कर देता है। तो इस प्रकार फैक्ट वो तथ्य हैं जो रेलिवेंट होते हुए, फैक्ट एंड इश्यू से संबंधित होते हुए, जो कोर्ट ऑफ लॉ में रखे जाते हैं और वो एक प्रमाण के रूप में होते हैं, तब वो प्रूफ बन जाते हैं, तथा जब कोर्ट उनको कंसिडरेशन में लेकर अपना निर्णय मेरिट्स के आधार पर देता है तो वो एविडेंस के रूप में बन जाते हैं। तो इस प्रकार तथ्य, सबूत और साक्ष्य में बारीक हल्का सा फर्क है जिसको समझने में कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। और रेलिवेंट वो तथ्य हैं, सुसंगत तथ्य हैं जो फैक्ट एंड इश्यू से संबंधित तथा मामले के विधिपूर्ण निराकरण के लिए जुड़े हुए एक दूसरे से तथ्य हैं, जो भी आरोप लगे हैं या जो भी बात बिंदु है उसको निर्णित करने में। जबकि इररेलिवेंट जो विसंगत तथ्य हैं, वो असंगत, जिनका साक्ष्य से कोई लेना देना नहीं है, या इनकंसिस्टेंट जो कि फैक्ट एंड इश्यू से अपोजिट हैं और नॉन एग्जिस्टेंस को प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल बनाने में उनका योगदान रहता है। तो इस प्रकार मैंने एविडेंस एक्ट के ये फैक्ट, प्रूफ और एविडेंस शब्दों तथा रेलिवेंट, इररेलिवेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में इस वीडियो में बताने का प्रयास किया। यदि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।